जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों की यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा बहुत ही नज़दीक में है और हम उस यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम लोग देखेंगे बेटा 2025 की इस परीक्षा क्रम की तैयारी में गुप्त वंश के बारे में, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। आप लोगों को सिलेबस याद होगा तो सिलेबस में है गुप्त वंश में केवल समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में टॉप 50 बहुविकल्पीय प्रश्न को यहाँ पर लाया हूँ। यकीन मानिए आपको परीक्षा में यहीं से मिलेगा। तो अगर आप लोग अब तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इम्पॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और आप लोग क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना कोई विलंब किए हुए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इलाहाबाद स्तंभलेख किस गुप्त सम्राट के शासनकाल से संबंधित है? इलाहाबाद का देखिए बेटा, ये स्तंभ और गुप्त जो लिखा हुआ है इस पर हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब होता है आधा अक्षर। हालांकि ये फॉन्ट में थोड़ा सा अभी डिस्टर्बेंस है, इसको सही किया जाएगा। तो कौन था बेटा? क्या चंद्रगुप्त प्रथम थे, या समुद्रगुप्त थे, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय थे, या स्कंदगुप्त थे? मतलब इलाहाबाद स्तंभलेख और किस शासन काल में, किस गुप्त सम्राट के शासन काल में हुआ था? तो इसका बेटा जो संबंधित है ये है चंद्रगुप्त प्रथम से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा है? कौन से इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? क्या स्टेनली लेन पूल ने कहा है, या फिर ए.एल. बासम ने कहा है, या फिर वेटेल्स ने कहा है, या बी.ए. स्मिथ ने कहा है? तो बेटा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन ए.एल. बासम ने कहा है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि समुद्रगुप्त ने किस नीति का पालन कर दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था? कौन सी नीति उन्होंने अपनाई थी? क्या ध्वंस नीति अपनाया था, या साम नीति अपनाया था, या दंड नीति अपनाया था, या फिर विनय की नीति अपनाया था? तो कौन सा नीति था बेटा? तो यहाँ पर इन्होंने दक्षिण पर शासन करने के लिए दंड नीति का प्रयोग किया था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी आक्रमणकारी को पराजित किया? क्या शक को पराजित किया था, या हूण को पराजित किया था, या फिर यूनानियों को, या फिर पार्थियन को? तो बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था, इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और याद होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और इन्होंने जब शकों को 57 ईसा पूर्व में पराजित किया था, तब वहीं से 57 ईसा पूर्व से ही आपका ये विक्रम संवत चलाया गया था, इसीलिए उसे विक्रमी संवत कहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी, कहाँ पर थी? क्या पाटलिपुत्र में था, या उज्जैनी में थी, या फिर वाराणसी में, या फिर वैशाली में? तो बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी ये वाराणसी में थी। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 6 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? क्या प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त ने लिखा था, या हरिसेन ने, या फिर विष्णुगुप्त ने, या फिर कालिदास ने? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना बेटा विष्णुगुप्त ने किया था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि गुप्त काल में कौन सी मुद्रा प्रमुख थी? क्या चांदी की मुद्रा प्रमुख थी, या तांबा की मुद्रा प्रमुख थी, या सोने की मुद्रा प्रमुख थी, या कांस्य की मुद्रा प्रमुख थी? तो बेटा गुप्त काल में चांदी की मुद्रा सबसे ज़्यादा प्रमुख रही है। ए वाला विकल्प आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि समुद्रगुप्त ने कितनी दक्षिणी रियासतों को हराकर फिर से उन्हें शासन करने की अनुमति दी थी? मतलब समुद्रगुप्त ने क्या किया था बेटा? तो दक्षिणी रियासतों को, राजाओं को पराजित किया था, और पराजित करने के बाद में उन्हें फिर से राजा ही बने रहने दिया।
क्या 12 राजाओं को, या फिर 10 राजाओं को, या फिर 14 राजाओं को, या फिर 9 राजाओं को? कितनों को किया था बेटा? तो इन्होंने 10 राजाओं को पराजित किया था और बाद में फिर से उन्हें क्या किया कि आप ही राजा रहिए, आप ही शासन करिए। इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि समुद्रगुप्त का अभिषेक किस स्थान पर हुआ था? अभिषेक मतलब राज्याभिषेक की बात हो रही है। समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक कौन से स्थान पर हुआ था? क्या कांचीपुरम में हुआ था, या पाटलिपुत्र में, या प्रयाग में, या फिर उज्जैन में? तो बेटा समुद्रगुप्त का जो अभिषेक हुआ था ये प्रयाग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? प्रयाग में। तो सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? मतलब और कौन से नाम से? क्या विक्रमादित्य, या कौटिल्य, या देवगुप्त, या रघुकुल नायक? तो बेटा इन्हें किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त को। तो चंद्रगुप्त को द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर बेटा अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय का आरंभ गुप्त काल में किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में? अर्थात क्या यह समुद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था, या फिर कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, या फिर स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था? तो बेटा नालंदा विश्वविद्यालय का आरंभ फिर से समुद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि समुद्रगुप्त ने किन सभाओं में संगीत प्रस्तुत किया था? कौन सी सभा में समुद्रगुप्त ने संगीत बजाया था? अर्थात राजसभा में, या फिर युद्ध सभा में, या विजय सभा में, या फिर धार्मिक सभा में? कौन से सभा में थे बेटा? तो समुद्रगुप्त ने राजसभा में संगीत का प्रस्तुति किया था। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि समुद्रगुप्त के समय चीन के किस सम्राट ने अपने राजदूत को भारत भेजा था? तो कौन से सम्राट ने भेजा था? क्या वेतसोंग ने, या फाहियान ने, या मिंगदी, या फिर चांगचुन? कौन था बेटा? तो प्रश्न संख्या 13 का मिंगदी जो था, मिंगदी जब वहाँ चीन का शासक था, सम्राट था, तो उसने समुद्रगुप्त के यहाँ अपने राजदूत को भेजा था। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि फाहियान भारत किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में आया था? कौन से गुप्त सम्राट के शासनकाल में फाहियान भारत में आया था? क्या समुद्रगुप्त थे, या फिर कुमारगुप्त थे, या चंद्रगुप्त द्वितीय थे, या फिर स्कंदगुप्त थे? तो बेटा फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान आया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? क्या इसको समुद्रगुप्त ने किया था, या चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, या फिर कुमारगुप्त ने किया था? तो बेटा किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष की थी? कौन से वर्ष में? क्या 57 ईसा पूर्व में, या 78 ईसा पूर्व में, या 57 ईस्वी में, या 78 ईस्वी में? तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि 57 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। इसलिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि समुद्रगुप्त को किस प्रकार का राजा कहा गया है? क्या धर्मात्मा राजा, या विरोधामर्दन राजा, या चक्रवर्ती राजा, या पराक्रमी राजा? कौन सा राजा कहा गया है बेटा? तो समुद्रगुप्त को विरोधामर्दन राजा कहा गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि गुप्त वंश के किस सम्राट ने सांस्कृतिक उन्नति को बढ़ावा दिया? सांस्कृतिक उन्नति को किसने बढ़ावा दिया है? क्या समुद्रगुप्त ने, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या फिर स्कंदगुप्त ने,
या फिर विष्णुगुप्त ने। तो किसने दिया बेटा? तो ये दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय ने सांस्कृतिक उन्नति को, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया है। इसके बाद में हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 19 पर। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? शक विजय के कारण कौन गुप्त सम्राट प्रसिद्ध हुआ था? मतलब शकों पर जीत हासिल किया था किस गुप्त सम्राट ने और वो फेमस हो गया था? क्या समुद्रगुप्त थे, या कुमारगुप्त थे, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय थे, या स्कंदगुप्त द्वितीय थे? तो बेटा ये स्कंदगुप्त थे। तो कौन थे बेटा? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। 57 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में इन्होंने शकों को भारत से बाहर भगा दिया था, अर्थात शकों को पराजित किया था। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए और वहीं से क्या हुआ? विक्रम संवत का शुरुआत किया गया था। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में कौन नहीं था? नवरत्न में कौन नहीं थे? क्या कालिदास नहीं थे, या फिर अमर सिंह नहीं थे, या वाराहमिहिर नहीं थे, या पाणिनि नहीं थे? तो बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन नहीं था? बता दीजिए फट से। तो इसमें आपको बता दें कि इसमें बेटा कालिदास जी नहीं थे। कौन नहीं था? एक मिनट। इसमें वाराहमिहिर नहीं थे बाबू। इसमें कौन नहीं था? तो इसमें वाराहमिहिर नहीं थे, कालिदास जी थे। तो यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 21। अब तक बेटा 20 प्रश्न हो चुके हैं। आप लोग एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। अगला देखिए, गुप्त काल की प्रमुख विज्ञान पुस्तक कौन सी है? विज्ञान की पुस्तक की बात हो रही है तो क्या आर्यभट्टीय है, या पृथ्वी शास्त्र है, या वैमानिक शास्त्र है, या फिर जीवन भेद है? कौन सा है बेटा? तो जो जीवन भेद है ये गुप्त काल की प्रमुख मतलब पुस्तक रही है विज्ञान की। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि समुद्रगुप्त की विजय यात्राओं का प्रमाण किससे मिलता है? विजय यात्रा का, समुद्रगुप्त की विजय यात्रा का प्रमाण किससे मिलता है? क्या प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है, या मेगास्थनीज से, या फिर ब्राह्मी लेख से, या फिर अभिलेखों से मिलता है? किससे मिलता है बेटा? तो जो इनकी विजय यात्रा रही है, अर्थात कहाँ कितना जीते हैं, ये कहाँ से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि गुप्त काल में किस खगोल शास्त्री ने शून्य की संकल्पना दिया था? शून्य की संकल्पना किसने दिया था? क्या चरक ने दिया था, या भास्कराचार्य जी ने दिया था, या फिर आर्यभट्ट जी ने दिया था, या फिर वाराहमिहिर? मतलब शून्य की संकल्पना देने का अर्थ है कि सूर्य की खोज किसने किया था? तो सूर्य की खोज आप सबको पता है आर्यभट्ट जी ने किया था, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि गुप्त काल के किस सम्राट ने प्रथम बार समुद्रगुप्त के सिक्कों को जारी किया था? समुद्रगुप्त के सिक्कों को सबसे पहले किसने जारी किया था? क्या चंद्रगुप्त प्रथम ने, या समुद्रगुप्त ने, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या फिर कुमारगुप्त ने? तो किसने किया था बेटा? तो समुद्रगुप्त के सिक्कों को जो जारी किया था ये चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। एक मिनट बेटा, अभी एक प्रश्न मुझे याद आया है। उसमें पूछा गया था कि गुप्त काल में गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं कि कौन से नंबर क्वेश्चन पर है। ये देखिए, गुप्त वंश की स्थापना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो ऑप्शन है ये 4 के चारों ऑप्शन है गलत, और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पुष्यगुप्त ने इसकी स्थापना किया था। पुष्यगुप्त थे बेटा गुप्त वंश की स्थापना करने वाले। तो इसको आप लोग सही कर लीजिए। और हम लोग अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा? तो हम लोग शायद अभी कर चुके हैं 24 प्रश्नों तक का। कितना हो चुका है? चलिए कमेंट में बता दीजिए। हाँ, 24 प्रश्न तक हम लोग कर चुके हैं, और इसमें हमने आपको बताया है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था समुद्रगुप्त के सिक्कों को। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि गुप्त काल को किस रूप में जाना जाता है? क्या इसे युद्ध का युग माना जाता है,
या कलात्मकता का युग माना जाता है, या भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है, या फिर राजाओं का युग माना जाता है? तो बेटा जो गुप्त काल है इसको भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, इसलिए ये सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है कि समुद्रगुप्त ने किस प्रकार की प्रशासनिक नीति अपनाई थी? कौन सी नीति अपनाई थी? क्या विकेंद्रीकृत किया था, या केंद्रीकृत किया था, या धार्मिक किया था, या फिर दास प्रथा पर आधारित किया था? क्या किया था बेटा? तो इन्होंने केंद्रीकृत अर्थात शक्तियों का पूरी शक्ति किसके पास होती थी? तो राजा के पास होती थी, इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए दक्षिण भारत के राज्यों को किस रूप में रखा गया? दक्षिण भारत के राज्यों को कौन से रूप में रखा गया है? क्या दक्षिण भारत के राज्यों को प्रत्यक्ष शासन में, या आज़ाद, या फिर अधीनस्थ राज्य, या फिर अनुलिपिक राज्य? तो बेटा इन सबको, जितने भी दक्षिण भारत के राज्य थे, इन सबको अधीनस्थ राज्य के रूप में रखा गया था, इसलिए यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि गुप्त काल में न्यायपालिका का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? न्यायपालिका का प्रमुख अधिकारी कौन था? क्या महादंडनायक था, या फिर अमात्य था, या रजक था, या संधि विग्रहित था? कौन था बेटा? तो सबसे जो न्यायपालिका का अर्थात कि न्याय यानी दंड देने वाला जो अधिकारी होता था वो कौन था? तो वो था बेटा महादंडनायक। कौन था? महादंडनायक। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 29 कि गुप्त काल में राजस्व वसूली का प्रमुख स्रोत था। मतलब राजस्व वसूली कैसे किया जाता था? क्या आयात कर से, या भूमि कर से, या व्यापार कर से, या फिर शाही टैक्स से? कौन से तरीके से आयात होता था? प्रमुख साधन क्या था? तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख साधन था भूमि कर, अर्थात सबसे ज़्यादा जो कर होता था, टैक्स होता था, वो कहाँ से मिलता था? तो भूमि कर से मिलता था। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा हम लोग। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि समुद्रगुप्त ने किस क्षेत्र को साम्राज्य में मिलाने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी थी? अर्थात कौन से क्षेत्र को इन्हें साम्राज्य में मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था? क्या बंगाल क्षेत्र था, या दक्षिण भारत था, या पंजाब था, या फिर उत्तर पश्चिम था? तो बेटा जो इन्होंने दक्षिण भारत क्षेत्र को अपने अधीन में किया था, अपने वश में किया था, उनको जीता था, उसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज़्यादा युद्ध करना पड़ा था। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है, देखिए 30 प्रश्न हो चुका है। अगर अब तक आप लोगों ने बेटा क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और चलिए 31वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन सी उपलब्धि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धि उनकी कौन सी मानी जाती है? क्या हूणों पर विजय, या फिर शक विजय, या फिर चालुक्य विजय, या फिर मगध विजय? तो बेटा शकों पर जो इनकी जीत हुई है, शक विजय, ये इनका सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, इसलिए बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है समुद्रगुप्त की बहादुरी की तुलना किससे की जाती है? जब समुद्रगुप्त कितना बहादुर था, इसकी तुलना किससे की जाती है? क्या सूर्य से किया जाता है, या इंद्र से, या भगवान विष्णु से, या फिर अग्नि से? तो बेटा इनकी बहादुरी की तुलना भगवान विष्णु से की जाती है, इसलिए सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 है कि समुद्रगुप्त किस कला में भी निपुण था? कौन सी कला में भी समुद्रगुप्त निपुण था? क्या चित्रकला में निपुण था, या वादन कला में, या नाट्य कला में, या फिर युद्ध कला में? तो बेटा जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त वादन कला में था। इसके कुछ सिक्के जारी किए गए थे जिसमें ये वीणा बजाते हुए इसको देखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 है गुप्त काल में कौन सी लिपि सबसे अधिक प्रयुक्त होती थी? तो कौन सी लिपि थी बेटा? क्या ब्राह्मी लिपि थी, या खरोष्ठी लिपि थी, या फिर नागरी लिपि थी, या फिर पाली लिपि थी? कौन सी लिपि थी? तो अगर हम इसमें बात करें, इसमें अगर हम लोग बात करें तो कौन सी लिपि थी बेटा?
तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि प्रचलन में थी। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस प्रकार की मुद्रा जारी किया था? क्या ताम्र मुद्रा, या चांदी की मुद्रा, या फिर स्वर्ण मुद्रा, या फिर मिश्रित मुद्रा? तो बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इन्होंने स्वर्ण मुद्रा जारी किया था, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक नरेश को पराजित कर कौन सा क्षेत्र जीता था? जब शकों को इन्होंने पराजित किया था तो कौन सा क्षेत्र जीता था? क्या मथुरा जीते थे, या फिर उज्जैनी, या सौराष्ट्र, या कांची? तो कौन सा क्षेत्र जीते थे बेटा? तो इसमें इन्होंने सौराष्ट्र क्षेत्र जीता था। सौराष्ट्र क्षेत्र जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वर्तमान समय में, उसको कह सकते हैं। इसके बाद में बेटा प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के किस सम्राट ने उत्तर भारत को एकजुट किया था? कौन सा सम्राट था? क्या वो समुद्रगुप्त थे, या चंद्रगुप्त प्रथम थे, या कुमारगुप्त थे, या फिर स्कंदगुप्त थे? कौन थे बेटा? तो इसमें जो समुद्रगुप्त थे इन्होंने उत्तर भारत को पूरी तरीके से एकजुट करने का प्रयास किया था और किया भी था। तो ए वाला ऑप्शन एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? प्रयाग प्रशस्ति कौन सी भाषा में है? क्या संस्कृत में है, या पाली भाषा में है, या प्राकृत भाषा में है, या फिर हिंदी भाषा में है? तो बेटा जो आपका प्रयाग प्रशस्ति है ये आप लोगों की संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि गुप्त युग के दौरान राजस्व विभाग का प्रमुख कहलाता था। जो राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, क्या उसको समाहर्ता कहते थे, या कोषाध्यक्ष, या फिर प्रमुख, या फिर गुप्ताध्यक्ष? क्या कहते थे बेटा? तो उसको समाहर्ता कहते थे। ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है कि समुद्रगुप्त के शासन में किसने आत्मसमर्पण किया था? किसने किया था? क्या चेर ने, या कांची राज्य ने, या पल्लव राज्य ने, या फिर सातवाहन राज्य ने? किसने किया था बेटा? तो इसमें जो समर्पण किया था वो पल्लव राज्यों ने किया था। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बेटा हम लोग 40 प्रश्न कर चुके हैं। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है समुद्रगुप्त के किस कृत्य ने उसकी प्रशासनिक दक्षता को सिद्ध किया था? कि वो प्रशासनिक दक्षता उसमें है, कुशलता है। क्या कला संरक्षण था, या फिर दक्षिण विजय था, या दान की नीति थी, या अर्थनीति? तो बेटा जो दक्षिण विजय थी इसने उसकी प्रशासनिक दक्षता को, कुशलता को सिद्ध किया था। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि गुप्त काल की प्रमुख स्थापत्य कला का उदाहरण कौन सा है? क्या महाबलीपुरम है, या नालंदा है, या अजंता की गुफाएं हैं, या फिर एलोरा है? तो बेटा गुप्त काल की जो प्रमुख स्थापत्य कला का उदाहरण अगर बात किया जाए तो इसमें कौन सा है? इसमें अजंता की गुफाएं हैं। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय किस खगोलीय गणितज्ञ के समकालीन थे? कौन से खगोलीय गणितज्ञ के समकालीन थे? क्या वाराहमिहिर के, या भास्कराचार्य के, या आर्यभट्ट, या फिर बौद्धायन? किसके समकालीन माने जाते हैं बेटा? तो ये आर्यभट्ट के समकालीन माने जाते हैं। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में सबसे समृद्ध नगर कौन सा था? कौन सा नगर सबसे ज़्यादा समृद्ध था? पाटलिपुत्र, या मथुरा, या उज्जैनी, या तक्षशिला? तो सबसे ज़्यादा समृद्ध नगर था बेटा उज्जैनी, यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है कि समुद्रगुप्त ने कितनी भाषाओं में सिक्के जारी किए थे? 45 में कितने भाषाओं में? क्या 2 भाषा में, या 3 भाषा में, या 4 भाषा में, या फिर 1 भाषा में? तो समुद्रगुप्त ने बेटा 2 भाषाओं में सिक्के जारी किए थे, इसलिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है स्वर्ण युग? क्या सैनिक बल के कारण, या विदेशी व्यापार के कारण, या फिर सांस्कृतिक और साहित्यिक उन्नति के कारण, या धार्मिक उन्नति के कारण?
तो बेटा सांस्कृतिक और साहित्यिक उन्नति के कारण गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47 है, किस गुप्त सम्राट ने नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया था? कौन सा गुप्त सम्राट था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया था? क्या समुद्रगुप्त थे, या कुमारगुप्त थे, या चंद्रगुप्त द्वितीय थे, या फिर स्कंदगुप्त थे? कौन था बेटा? तो इसमें कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया था। बी वाला विकल्प सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक को सिक्कों में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? क्या समुद्रगुप्त को, या कुमारगुप्त, या चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर स्कंदगुप्त? तो बेटा जो समुद्रगुप्त था इसे सिक्कों में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, इसलिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि समुद्रगुप्त की विजय गाथा किस अभिलेख से ज्ञात होती है? क्या नासिक शिलालेख, या प्रयाग प्रशस्ति, या जूनागढ़ लेख, या फिर उज्जैन लेख? कहाँ से बेटा प्राप्त होता है? तो इसमें जो प्रयाग प्रशस्ति है ये इनकी विजय गाथाओं का वर्णन है। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, तो निम्न में से कौन सा कथन गुप्त शासकों के संदर्भ में असत्य है, गलत है? ये वैष्णव धर्म को मानते थे, ये बौद्ध धर्म के समर्थक थे, ये ब्राह्मणों को दान देते थे, ये सिक्के पर देवी लक्ष्मी की छवि अंकित करते थे। तो बेटा अगर हम इसमें बात करें तो ये वैष्णव धर्म को मानते थे, हाँ बिल्कुल मानते थे। ब्राह्मणों को दान देते थे, ये भी सही है, और लक्ष्मी जी की आकृति रही, ये भी सही है, लेकिन बौद्ध धर्म के समर्थक ये लोग नहीं थे, इसलिए यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बेटा अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लास मिलती रहें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। क्लास को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए, लाइक करना अच्छी बात होती है। इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपकी क्लास कैसे लगी और इसके बाद में कौन सा टॉपिक लाया जाए। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।